अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एक अरसा हुआ था कि मैं अपने वतन लौट कर आई थी। शादीशुदा ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ हो गई कि फिर मैके की तरफ आना ही ना हो सका। ख़ास तौर पर जब आप परदेश में मौजूद हो तो वापसी काफ़ी मुश्किल मालूम होती है। मैं बहुत अरसे बाद अपने मैके पेशावर आई थी। शादी होकर मैं परदेश गई थी और अब मुस्तकिल तौर पर वही मुकीम होकर रह गई थी, इसीलिए तकरीबन 5 साल बाद यहाँ आना हुआ था। अपनी भाभी से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। भाभी की खुशमिजाजी से बहुत मुतासिर हुई थी मैं। मेरी भाभी बहुत अच्छी औरत थी। इनके बर्ताव में नरमी का अंसर नुमाया था। इनके 3 बच्चे थे और तीनों ही मुझे बहुत अजीज थे। मेरी भाभी इनकी बहुत ही अच्छे से परवरिश कर रही थी। अब की बार मैं आई तो मुझे पता चला कि मेरी भाभी फिर से हामला है। भाई कहने लगा कि हर बार तुम्हारी भाभी को अकेले ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। सारे चेकअप वगैरह करवाने के लिए अकेले अस्पताल जाया करती है, क्योंकि घर में कोई औरत नहीं है तो उसे अकेले ही ये सब करना पड़ता है। अब तुम इतने लंबे अरसे के लिए आई हो तो इसका ख्याल भी रखो, इसकी दवा और सेहत पर अच्छे से ध्यान दो और इसके साथ अस्पताल भी जाना। अब की बार इसको अकेले जाने की तकलीफ ना उठाने की ना। मैं नहीं चाहता कि डिलीवरी के वक्त ये फिर बिल्कुल अकेली हो, और ऐसे वक्त में औरत के साथ कोई ना कोई साथ ज़रूर मौजूद होना चाहिए। तुम्हें तो पता है यहाँ औरतों के अस्पताल में मर्दों का दाखिला ही मना होता है, तो मैं तो वहाँ जा नहीं सकता और फिर इस सूरत में तुम्हारी भाभी को अकेले ही चेकअप के लिए जाना पड़ता है। मेरा तो ख्याल वहाँ दाफना ममनू है। दरअसल हमारा कबीला जो ताल्लुक है हमारा वो पेशावर के जिस इलाके से था, वहाँ बहुत ज़्यादा सख्त रिवाज थे और इन पर अमल भी सख्ती से किया जाता था। औरतों के पर्दे का भी ख़ास इंतज़ाम था और हर मर्द पर यह जिम्मेदारी आयद होती थी कि वह इन सारे सूरत जवाबत का ख्याल रखे और हर सूरत इनका पाबंद रहे। ख़ास तौर पर औरतों के अस्पताल में मर्दों का दाखिला मना होता था। कोई मर्द औरतों के अस्पताल में जा नहीं सकता था, वह कोई भी केस हो। मैंने फ़ौरन हामी भर ली कि मैं भाभी का अच्छे से ख्याल रखूंगा और इस बार इन्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। लेकिन भाभी के कहने लगी कि तबस्सुम को परेशान करने की क्या ज़रूरत है, इस परेशानी में क्यों डाल रहे हैं। इतने अरसे बाद वो मैके आई है और आप इसे ये सारी जिम्मेदारी उठाने का कह रहे हैं। इसे ख़ानदान वालों से मेल इतलाप करने दें, सबसे मेल मुलाकात करने दें। इसे क्यों पाबंद कर रहे हैं इस काम पे। मैं तो हमेशा ही अकेले जाती हूँ अस्पताल और मुझे तो इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती। और तो और बच्चा पैदा होकर के भी आ जाती हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं होती। मुझे इस बात की आदत हो गई। तबस्सुम से अपनी खिदमत करवाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतने सालों बाद इसकी वापसी हुई है तो क्या आते ही इन सब कामों में से उलझा दूँ? नहीं, यकीन नहीं है। मैंने फ़ौरन अपनी भाभी को मोहब्बत से देखा और कहा कि अपने भतीजा भतीजी के लिए अस्पताल जाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे तो खुशी होगी कि मैं आपके साथ रहकर आपकी कुछ मदद कर सकूं। और फिर मेरी अम्मा के जाने के बाद आप ही तो मेरी बड़ी हैं। आप मेरे काबिल एहतराम हैं। आपकी मदद करके खिदमत करके मुझे खुशी होगी। आपकी खिदमत मेरे लिए बोझ नहीं होगी। ये सुनकर भाई भी खुश हो गए और मेरी बात की तारीफ भी की, लेकिन भाभी के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लगा जैसे इन्हें बात अच्छी नहीं लगी और वो मुझे अपने साथ अस्पताल लेकर जाना नहीं चाहती हूँ। भाभी का नवा महीना लगने वाला था। मुझे आए दूसरा दिन हुआ था कि भाभी अपना टोपी वाला बुर्का पहनकर घर से निकलने लगी। भाभी का इस हालत में बाहर जाना कुछ मुनासिब ना लगा। मैंने भाभी से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? कोई काम है तो मुझे बता दें। तो वो कहने लगी, मैं इलाके की एक छोटी डॉक्टर को दिखाती हूँ, वहीं चेकअप के लिए जा रही हूँ, बस इसीलिए खुद ही जा रही हूँ। मैं भी फ़ौरन खड़ी हो गई और भाभी से कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहने लगी कि तुम घर में रहो। मेरे 3 बच्चे और तुम्हारे 2 बच्चे अकेले घर में कैसे रहेंगे? हम मिलकर नहीं जा सकते। तुम इन सब का ख्याल रखो, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अभी इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहती, भाभी बिना रुके और मेरी बात सुने घर से निकल चुकी थी। मेरी बात तक नहीं सुनी और मैं बच्चों के साथ घर में रह गई। मैंने सोचा कि भाभी के आने तक मैं खाना पका लेती हूँ। मुझे ये फिक्र भी थी कि ऐसी हालत में वो अकेले कैसे सब कुछ संभालती होंगी। घर के काम भी इतने होते हैं और फिर भाभी के 3 बच्चे भी बहुत शरारती थे। इन्हें संभालना तो मुझे भी बहुत मुश्किल लग रहा था। पता नहीं भाभी कैसे ये सब संभालती हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद भाभी वापस लौटी। इनके चेहरे पर थकन के आसार थे। मुझे परेशानी हुई। मैंने भाभी से पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, चेकअप करवा लिया आपने और सब खैरियत तो है ना? तो वो सारी लाकर रह गई। उनका चेहरा बता रहा था कि वो बहुत परेशान है। ख़ास बात ज़रूर है जो वो मुझसे छुपा रही हैं, बताना नहीं चाह रही हैं। लेकिन क्या बात हो सकती थी? मेरे दिमाग में दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे कि भाभी के साथ कोई मसला ना हो, इसे छुपाने की वो कोशिश कर रही हूँ। इनके हमल के आखिरी दिन चल रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात ना हो। इसी फिक्र में मैंने दोबारा पूछा,
भाभी के कोई परेशानी वाली बात है आपको? लेकिन भाभी ने फिर कुछ ना बताया और सब नफ़ी में हिला दिया। मैं खामोश हो गई और फिर शाम को जब भाई आए तो मैंने मौका देखकर इनसे बात की और बताया कि मुझे लगता है कि भाभी को कोई परेशानी है। इनके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। इनकी सेहत को लेकर कोई बात है जो बताना नहीं चाहती। मेरी बात सुनकर भाई कहने लगे, हर बच्चे को मैं भी यही लगता है। ये तुम्हारी भाभी को कोई मसला है, कोई ख़ास परेशानी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। इसी को परेशानी लाख नहीं होती। बस वो ज़रा अलग मिजाज की औरत है। हमला होते ही मेरा और अपना बिस्तर भी अलग कर देती है। इन दोनों का इसका रवैया थोड़ा ज़्यादा ही अजीब हो जाता है। कभी कभी तो अलग कमरे में ही सो जाती है जाकर, इकट्ठे एक कमरे में भी नहीं सोती। ऐसी हालत में इसे मेरा करीब जाना, बात करना और बार बार सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता। इसे झुंझलाहट होती है, इसीलिए मैं इसे ज़्यादा तंग नहीं करता कि इसका मिजाज यूं ही इन दिनों ऐसा हो जाता है। शुक्र है अल्लाह का कि बड़ी आसानी से हमारे पास बच्चा पैदा हो जाता है और वो बिल्कुल सही सलामत घर लौट आती है। कोई मुश्किल पेश नहीं आती। इसे तो मैं दूसरी औरतों की तरह नखरे कभी नहीं करते देखा, बल्कि अगले ही दिन वो फिर से फिट नजर आती है, जैसे से कोई तकलीफ ही ना हुई हो। वो पहले की तरह से तंदुरुस्त है। पहले बच्चे में तो खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान था कि घर में कोई औरत नहीं है, ना ही कोई मुलाजमा रख सकता था। मारिया अस्पताल में भी अकेली थी। बस इसकी छोटी बहन आखिरी वक्त में इसके पास पहुंच गई थी और इसका ख्याल रखा था। लेकिन वो एक कुंवारी लड़की है, इन मामला को क्या समझेगी? इन मामला को तो अच्छी खासी समझ नहीं होगी ना उसे। यही सोचकर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। परेशानी ही परेशानी ने घेर रखा था। समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ कैसे मुमकिन होगा। बस खैर की दुआ करता था। और फिर अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और सब कुछ आराम से हो गया। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं उठाने पड़ी। और अगले ही दिन ना सिर्फ तुम्हारी भाभी को अस्पताल से छुट्टी मिली, बल्कि वो इसी तरह घर आई जैसे इसने बच्चा पैदा ही ना किया हो। इतना नॉर्मली सब निपट गया था। मैंने तो लाख लाख शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने बड़ा ही करम किया है। भाई की बात सुनकर मुझे खुशी हुई कि भाभी को हमल के दिनों में ज़्यादा परेशानी नहीं होती और ये आराम से वक्त निकल जाता है। वरना मेरी हालत तो बहुत ही ख़राब रहती थी, खासकर आखिरी वक्त में तो परदेश में तनहा होने की वजह से मेरा दिन ही नहीं गुजरता था और रातें पहाड़ जैसी लंबी लगती थी। मेरे 2 दिन बड़े मुश्किल से कटे थे। मैं तो घबरा जाती थी, अल्लाह अल्लाह करके इस वक्त गुजारती थी। अस्पताल में भी अकेले डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और छुट्टी के बाद ही 15 दिन तक बिस्तर से खड़े होने में मुझ में हिम्मत ना होती थी। घर के काम काज, बच्चों को संभालना एक चैलेंज ही बन जाया करता। मारिया भाभी की सेहत के बारे में जानकर इसीलिए मुझे अच्छा लगा कि इन्हें मेरे जैसे मसाइल नहीं थे। लेकिन ये बात ज़रूर अजीब सी थी कि ऐसे वक्त में वो अपना और भाई का बिस्तर अलग कर देती थी, एक कमरे में सोना तक भी छोड़ देती थी। जबकि औरत को ऐसे वक्त में अपने शौहर की ज़रूरत होती है, उसके सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरा बस चलता तो मैं तो डिलीवरी रूम में भी अपने शौहर को ले जाती, लेकिन मेरा शौहर भी हमारी तरह पठान था, इसीलिए उसे ये बात पसंद नहीं थी कि वो मेरे साथ डिलीवरी रूम में जाता। वरना बाहर के मुल्क में इस बात की इजाज़त होती है कि औरत अपने शौहर को साथ अपने डिलीवरी रूम में ला सकती है। खैर, भाई की बातों ने मुझे इत्मीनान दिला दिया था। इन्हें ऐसी कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। मैं भाभी के साथ साथ रहने की कोशिश कर रही थी, इनका बहुत ख्याल रख रही थी, लेकिन मुझे ख़ानदान वालों से भी मिलना था। इसीलिए मैं ज़्यादातर घर से बाहर वक्त गुजारना पड़ रहा था मुझे। जब जब मैं घर में होती तो भाभी के साथ रहती, मगर बड़ी हैरत की बात थी कि वो 9वें महीने में भी घर का सारा काम करती और बहुत फुर्ती से करती, बल्कि अपने बच्चों को नहलाना धुलाना भी खुद ही करती। मैं कहती तो मुझे मना कर देती। जब भी मैं कोई काम करने की कोशिश करती तो वो कहती कि मुझे काम करने दो, यही सब मेरे लिए ठीक रहेगा। इस तरह बगैर डिलीवरी के ही मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा। इनकी बात सुनकर मैं हैरान होती और पूछती कि ये कैसे मुमकिन है कि बगैर डिलीवरी के बच्चा पैदा हो जाए। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। वो हंस कर कहती कि मेरे बच्चे तो ऐसे ही पैदा होते हैं। मुझे तो लगता था कि ये बात मजाक में करती हैं, सिर्फ हंसी मजाक की खातिर, लेकिन ये भेद तो बाद में खुला कि वो क्या कहना चाहती थी। जब पाकिस्तान आकर आकर 8-10 दिन गुजरे और मैंने भाभी से कहा कि मैं सब रिश्तेदारों से मिल चुकी हूँ, हम आपकी बहन के घर चलते हैं, इनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। भाभी की छोटी बहन से मैं इनकी शादी पर ही मिली थी और बस 1 दफ़ा 2 दफ़ा ही, इसके बाद मैं वापस आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इससे भी मिल लूँ। भाभी से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मेरी बात सुनकर भाभी ने साफ इनकार कर दिया, कहने लगी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में चलेंगे, फिर वक्त ना तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जा सकती। भाभी की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। वो बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी, उन्हें तो कोई दर्द वगैरह भी नहीं था। थोड़ी देर पहले ही तो बहुत सारे कामकाज कर रही थी और फिर अब अचानक इन्हें क्या हो गया था? शायद मेरे साथ अपने मैके नहीं जाना चाहती थी।
इसी लिए टाल मटोल कर रही थी। मैं क्या, वो तो मेरे साथ कहीं भी जाना नहीं चाहती थी, हमेशा अस्पताल ले जाने के लिए भी मना कर देती थी, कहती खुद चली जाऊंगी। मैंने भी ज़्यादा इसरार करना मुनासिब नहीं समझा। पता नहीं क्यों मुझे इनकी हरकतें अब कुछ मशकूक सी लगती थी। एक और अजीब बात यह थी कि इतने दिनों में इनकी बहन एक दफ़ा भी हमारे घर नहीं आई थी, ना ही भाभी की तबीयत का पूछने आई थी और ना ही किसी और काम से आई थी। दरअसल इनके माँ बाप तो थे ही नहीं, एक छोटी बहन थी जो घर पर अकेली रहती थी। लेकिन इतने दिन मुझे जाने के बावजूद भी और भाभी के हमल से होने पर भी वो एक दफ़ा भी भाभी से मिलने के लिए नहीं आई थी, और ना ही मुझसे ये बात काफ़ी अजीब लगी मुझे। शायद दोनों बहनों में कोई अनबन चल रही थी, क्योंकि मैंने फ़ोन पर इन दोनों बहनों के दरमियान झगड़ा होते भी सुना था। भाभी गुस्से में अपनी बहन से कह रही थी कि मैं अब तुम्हारे घर नहीं आ सकती हूँ। शायद वो मेरी वजह से ही कह रही थी, क्योंकि मैं यहाँ आई हुई थी, या फिर इन दोनों के दरमियान ही कोई बात थी। ये बात मुझे भी समझ नहीं आती थी। असल मामला शायद कुछ और ही था, जिसका इल्म मुझे फ़िलहाल नहीं हो सका था। और फिर एक दिन मैं बाज़ार जाने के लिए घर से निकली, और जब वापस लौटी तो भाभी के बच्चों ने बताया कि भाभी की तबीयत ख़राब हो गई है, वो अकेले अस्पताल चली गई है। ये सुनकर मुझे बुरा लगा। वो मुझे एक फ़ोन कर देती तो मैं फ़ौरन आ जाती। इनका तो अपनी बहन से भी कोई ख़ास रिश्ता नज़र नहीं आ रहा था। यकीनन वो अस्पताल में अकेली ही होंगी। ये सोचकर मुझे परेशानी भी हुई। मुझे लग रहा था कि वो भाभी की नज़रों में मुझे बुरा करना चाहती हैं, मुझे गिराना चाहती हैं भाई की नज़रों में, वो जो इस तरह मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार करती रहती हैं। मेरे भाई को तो यही लगता कि मेरे होने के बावजूद भाभी जो अकेले ही अस्पताल जाना पड़ता है, और मैं ही लापरवाही कर रही होंगी। मैंने बच्चों से पूछा कि तुम्हारी अम्मा कौन से अस्पताल गई हैं, क्योंकि मुझे तो अब तक ये नहीं पता चला था कि वो किस अस्पताल जाती हैं। तो बच्चे ने कंधे झुका दिए। भाई दफ्तर गए हुए थे। इन्होंने फ़ोन मिलाया तो वो भी परेशान हो गए, कहने लगे मारिया ने तो मुझे कभी भी नहीं बताया कि वो किसकी तबीयत ख़राब हुई है। वो हर दफ़ा ऐसे ही करती है, मुझे कुछ भी नहीं बताती, खुद ही चले जाया करती है। मैं सर पकड़ कर बैठ गई। अजीब औरत थी, ना ही अपने शौहर को बताया था और ना ही मुझे। आखिर इस तरह इस हालत में अकेले घर से जाने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे वक्त में तो बंदा सहारा तलाश करता है। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि भाई घर लौट आए और कहने लगे कि वो करीब ही क्लिनिक है, उसमें ही दिखाती है, चलो तुम मेरे साथ वहाँ चलो, अंदर जाकर पता कर लेना। भाई मुझे वहाँ लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि भाभी इनकी क्लिनिक पर नहीं आती। मैंने बाहर आकर भाई को ये बात बताई तो कहने लगे कि मारिया खुद ही ये मामला निपटा लेती है। तुम्हें तो पता है हम बतान मर्दों को औरतों के मामलात पे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो मुनासिब ही नहीं है। इसीलिए मैंने भी कभी उससे ज़्यादा पूछगछ नहीं की है। मैं और भाई वापस घर लौट आए। घंटा भी नहीं गुजरा था कि भाभी बच्चा उठवाई घर चली आई, और मैं हैरान रह गई। भाभी का पेट बिल्कुल अंदर हो चुका था। अब वो नॉर्मल हालत पे नजर आ रही थी। बच्चा इनकी गोद में था और बहुत ही खूबसूरत था। भाभी ने भाई की गोद में बच्चा डाला और कहने लगी मुबारक हो, बेटा हुआ है। भाई तो बहुत खुश हुए और बच्चे के कान में अजान देने लगे। लेकिन मैं हक्का बक्का सी भाभी को शरीर देख रही थी। जो कुछ भी हुआ था मेरी समझ में नहीं आ सका था। भाई मरते शायद वो इन बातों को समझ नहीं सकते थे, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह देख पा रही थी कि भाभी में वो तब्दीली नहीं आई थी जो बच्चे की पैदाइश के बाद आती है। ना ही उन्हें कोई तकलीफ लग रही थी और ना ही उनके चलने फिरने का अंदाज वो था, बल्कि उनमें तो एक अलग किस्म की तब्दीली आई थी जो बहुत हैरान कुन थी। वो तो कोई 18-19 साल की जवान लड़की मालूम हो रही थी। इनका चेहरा जर्द नहीं पड़ा था, बल्कि बहुत ही हशाश पशाश लग रहा था, जैसे कोई तकलीफ ही ना उठाई हो। मैंने भाभी की तरफ धैर्य से देखा और पूछा कि आप ठीक हैं, तो कहने लगी अल्लाह का शुक्र है, मुझे बच्चा पैदा करने में कोई तकलीफ नहीं होती। अल्लाह ने मुझे बड़ी हिम्मत दी है। मैं हर दफ़ा ऐसे ही अस्पताल जाती हूँ और ऐसे ही लौट आती हूँ, इसीलिए तुम्हें भी जहमत नहीं थी। भाभी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। लेकिन ये बात मुझे किसी तौर हजम नहीं हो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? और फिर मैंने वो देखा जो आज तक सोचा भी नहीं था। भाभी बिल्कुल नॉर्मल औरतों की तरह ना सिर्फ घर के काम काज कर रही थी, बल्कि अपने नामौलूद बच्चे का ख्याल भी बिल्कुल उसी तरह रख रही थी जैसे उन्होंने डिलीवरी का दर्द बर्दाश्त ही ना किया हो। मेरा दिल चाह रहा था कि भाभी से पूछूं कि ये कैसे मुमकिन है। मैं तो कनाडा से लौट कर आई थी, और वहाँ ना सिर्फ जदीद किस्म के आलात के ज़रिए डिलीवरी की जाती थी, बल्कि दवाएं भी बड़ी जदीद थी। फिर भी ना सिर्फ मुझे दर्द का एहसास होता था, बल्कि बिस्तर से उठने में भी पूरा हफ्ता लग जाया करता था। मैं लेकिन चाहकर भी भाभी से ये सवाल ना कर सकी, क्योंकि मैं यहाँ कुछ ही दिनों की मेहमान थी और अपना और भाभी का रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती थी। कुछ इस वजह से भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। भाभी ने अपने नए बच्चे का नाम खान अरहम रखा था। वो इसके साथ बहुत खुश और मसरूफ़ हो गई थी, लेकिन फिर अचानक एक हादसा हुआ और सब कुछ बदल गया। भाभी रस्सी पर कपड़े डालकर छत से नीचे उतर रही थी कि सीढ़ियों से गिरी और सर पर चोट लगने से बेहोश हो गई। इत्तेफाक से सुभान भाई घर पर ही थे। मैं और भाई भाभी को अस्पताल लेकर चले गए। भाई को अस्पताल से बाहर रुकना पड़ा। मैं भाभी के साथ अंदर चली गई, क्योंकि ये औरतों का अस्पताल था, सिर्फ मैं ही अंदर जा सकती थी।
डॉक्टर भाभी को चेक करने लगी तो मैंने उसे बताया कि भाभी ने 4 दिन पहले ही बच्चा पैदा किया है, इसीलिए तरह से दवाई दीजिएगा। ये सुनकर डॉक्टर ने हैरत से मेरी तरफ देखा और फिर भाभी का चेकअप करने लगी। मुझे नहीं लगा था कि औरत इस डिलीवरी की कोई हुई होगी। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने डॉक्टर को बताया कि भाभी के पहले भी 3 बच्चे हैं और इन्होंने चौथे बेटे को पैदा किया है। लेकिन डॉक्टर ने इनकार में सारी नार कहने लगी, मैं बहुत तजर्बाकार डॉक्टर हूँ और के बाद दावे से कह सकती हूँ कि सवाल की कोई डिलीवरी नहीं हुई है। आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं। भाभी को होश नहीं आया था। डॉक्टर ने इन्हें ऑब्जर्वेशन में रख लिया था और मैं हक्का बक्का से बाहर आई थी। भाभी क्या कर रही थी? भाई मुझे देखकर कहने लगे कि तुम्हारी भाभी खैरियत से तो है ना? मैंने बताया कि डॉक्टर भाभी को देख रहे हैं, खतरे वाली कोई बात नहीं है। वो खौफ की वजह से बेहोश हुई हैं और कुछ खून ज़्यादा बह गया है। डॉक्टर इन्हें खून लगा रहे हैं। मेरे चेहरे की परेशानी देखकर भाई पूछने लगे, फिर तुम्हें क्या हुआ है? मैंने भाई को डॉक्टर की बात बताई तो वो चौंक गए। कहने लगे, कैसी वैसी कोई डॉक्टर होगी, खुद को फजूल तजर्बेकार कह रही है। मैंने भाई से कहा कि नहीं, डॉक्टर उम्र रसीदा है, तजर्बाकार भी लगती है। यकीनन कोई और बात है। वैसे भी भाभी के अंदर देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके पास बगैर डिलीवरी के बच्चा पैदा हुआ हो। मेरी बात सुनकर भाई हैरत से कहने लगे, बगैर डिलीवरी के बच्चा कैसे हो सकता है? तुम तो खुद तो बच्चों की माँ हो, ऐसी अजीबोगरीब बातें कैसे कर सकती हो? भाई के साथ ऐसे मौजू पर बात करते हुए मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन बात ही ऐसी थी कि खामोश रहना भी मुमकिन नहीं था। मैंने भाई से कहा कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, जब भी तो ऐसी बात कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि भाभी के पास बगैर डिलीवरी के बच्चा पैदा हुआ है। मेरी बात सुनकर भाई सोच में पड़ गए। इतने में नर्स ने आकर बताया कि भाभी को होश आ गया है। मैं फौरन अंदर गई, भाभी को देखा तो वो बिस्तर पर परेशान सी बैठी हुई थी। फौरन खान अरहम का पूछने लगी। मैंने इन्हें बताया कि मैं उसे और बाकी बच्चों को पड़ोस को छोड़ कर आई हूँ। मैंने इनकी खैरियत दरियाफ्त की और फिर इनसे वो सवाल किया जिसका जवाब मैं जानना चाहती थी। मेरे सवाल करते ही उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया था। पहले तो वो घबरा कर नजरें चुराने लगी, फिर कहने लगी कि बस मेरे पास ऐसे ही बच्चे पैदा होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे डिलीवरी का दर्द नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कोई फरिश्ता आकर मेरे पास बच्चा छोड़ जाता है। तुम तो जानती हो, शादी के 2 साल बाद जाकर मेरे पास पहला बच्चा पैदा हुआ था। इसके लिए मैंने बड़ी मिन्नतें मांगी थी। शायद वही मन्नतें पूरी हुई हैं और बगैर तकलीफ के मैं बच्चा पैदा कर लेती हूँ। मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे तो डॉक्टर की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। भाभी की बात सुनकर मैं मज़ीद हैरान हुई, क्योंकि ये बात बड़ी ही अजीब और नाकाबिले यकीन बात थी। मैंने भाभी से कहा, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी औरतों को डिलीवरी के वक्त ज़्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्हें चेक करने के बाद डॉक्टर ये बात नहीं कहती कि वो कभी माँ ही नहीं बनी है। ऐसा कैसे मुमकिन है? आपने 3 बच्चों को पैदा किया है और चौथा बच्चा हाल ही में पैदा हुआ है, फिर भी डॉक्टर ने साफ यही कहा है कि आप कभी माँ नहीं बनी है। मेरी बात सुनकर मारिया भाभी कहने लगी, पता नहीं तुम मुझे किस अस्पताल में ले आई हो। अजीब डॉक्टर हैं, कुछ भी कहते हैं। तुम्हारे सामने ही मैं हमल से थी और मैंने बच्चा भी पैदा किया है। क्या अरहम इस बात का सबूत नहीं है? भाभी के अंदर बहुत ही अंदाज अजीब लगे मुझे, इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि आपने किस अस्पताल में डिलीवरी करवाई थी। कि सुनकर पहले वो सिपटा गई, पे कहने लगी कि मैंने किसी अस्पताल में डिलीवरी नहीं करवाई थी। दरअसल मेरी दोस्त की सास का एक छोटा सा क्लिनिक है। वो एक दाई है और हमला औरतों का केस करती है। मैं इन्हीं के पास चली जाती हूँ, कम पैसों में केस हो जाता है। भाभी की बात ने मुझे मजीद हक्का बक्का कर दिया, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसी कोई कहानी नहीं सुनाई थी जो वो आज सुना रही थी। वो बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं मजीद इस अस्पताल में नहीं ठहरी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे बच्चों की फिक्र सता रही है। मैंने आज तक कभी पड़ोस में इस तरह बच्चे नहीं छोड़े हैं और अरहम तो बहुत छोटा है। पड़ोसा उसका ख्याल भी रख सकेगी या नहीं? मुझे अभी घर जाना है, ये कहकर वो फौरन ही बाहर की तरफ निकल गई और मैं भाग भाग कर अस्पताल के मामला निपटाकर इनके पीछे बाहर निकली तो वो भाई के साथ खड़ी न जाने क्या बात कर रही थी। मैं करीब पहुंची तो भाई की अजीब सी नजरों से मुझे देखा, कहने लगे, तुम्हारी भाभी ठीक नहीं है, इससे ज़्यादा सवाल जवाब न करो। भाई की बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। शायद भाभी ने मेरी कुछ शिकायत लगाई थी और इस बात की वजह से मेरे दिल में गिरा पड़ गई थी। हरकतें इनकी मशरूफ थी, न जाने क्या करती फिर रही थी और भाई ने मुझे ही खामोश करवा दिया था। मैं यहाँ बस चंद ही दिनों की मेहमान थी, इसीलिए अब इन लोगों के मामलात में ना पड़ूंगी कि सोचकर खामोश हो गई थी। फिर 2 दिन बाद ही एक ऐसी बात मेरी आंखों के सामने से गुजरी कि मैं दंग रह गई। और हम जब से पैदा हुआ था मुस्तकिल रो रहा था। इसके रोने की वजह से मैं और भाभी दोनों ही परेशान थे और जब इसका रोना हद से ज़्यादा हुआ तो मैं ज़बरदस्ती भाभी अरहम और डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को डब्बे का दूध ना पिलाएं, इसका मैदा कमज़ोर है, इस वक्त इसकी माँ के दूध की ज़रूरत है। इसे डब्बे का दूध पिलाने से एहतियात पड़ते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि भाभी अरहम को सिर्फ डब्बे का दूध देती है। हम दवाई लेकर वापस आए तो मैंने भाभी से कहा कि आप इतने बच्चे को सिर्फ बच्चे डब्बे का दूध ना दें, इसका मैदा ख़राब हो जाएगा। भाभी ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन वो मुस्तकिल अरहम को डब्बे का ही दूध देने लगी। मैं बच्चे की फुप्पो थी, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो मासूम दर्द से रो रहा था और फिर भी इसकी माँ इस पर रहम नहीं खा रही थी। मैंने भी भाभी का झगड़ा कर लिया और कहा कि आप इतने से बच्चे पर जुल्म ना करें।
भाभी गुस्से से कहने लगी कि तुम्हारी वापसी की फ्लाइट कब तक है? बहुत हो गया, जब से आई हो मेरी जान अजाब में डालती है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती भाई वहां पहुंच गए। इनकी कानों में भाभी की बात पड़ती। वो गुस्से में कहने लगी, मारिया तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरी बहन तुमसे किस तरह बात कर रही हो तुम? वो ठीक ही तो कह रही है, बच्चे को डब्बे का दूध क्यों दिए जा रही हो अगर डॉक्टर ने मना किया है? भाई ने गुस्से में डब्बे का दूध उठाया और फेंक दिया और साथ ही भाभी से फिर भी छीन कर। अचानक भाभी की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो ज़ारों के तार रोने लगी। इन्हीं इस तरह रोता देखकर मैं परेशान हो गई। भाभी को क्या हो गया था? मेरी वजह से घर का माहौल ख़राब हुआ था। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। भाई भी भाभी को इस तरह रोता देखकर सिपटा गए थे। जब बहुत पूछा तो फिर भाभी ने एक ऐसी बात बताई कि हम दोनों के हवास पाख्ता हो गए। भाभी कहने लगी कि मैं कई सालों से ये सच छुपा रही हूँ, लेकिन अब ये सच छुपाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। दरअसल मेरे पास बगैर डिलीवरी के बच्चे होते हैं, क्योंकि ये बच्चे मेरे अपने नहीं हैं। वो रोते हुए कहने लगी, ये बच्चे मेरी छोटी बहन शाजिया के हैं। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद इसे चुपके से शादी कर ली थी, और वो भी बगैर किसी बरादरी में। इसका शौहर पठान नहीं है और हमारे यहाँ हम लोग बाहर शादी नहीं करते। डर की वजह से वो ये बात किसी को नहीं बता सकी। जब मुझे पता चला तो मैं भी फौरन खौफजदा हो गई कि मेरे चाचा लोग बहुत सख्त मिजाज हैं। अगर उन्हें पता चला कि मेरी बहन ने इस तरह शादी की है तो उसकी जान ले लेंगे। वो खामोशी से अपने घर में रह रही है। किसी को भी मालूम नहीं कि वो शादीशुदा है। उसका शौहर कभी कभार उससे मिलने के लिए आता है, क्योंकि वो दूसरे शहर में नौकरी करता है। लेकिन मेरी बहन जब भी हामला होती है अपना बच्चा पैदा करके मुझे दे देती है। अब 9 महीने में हामला होने का ड्रामा करती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे भाई का बिस्तर भी अलग कर देती हूँ, ताकि इन्हें पता ना चले कि मेरा पेट मसनूई तौर पर बड़ा हुआ है। और डिलीवरी के लिए जब मेरी बहन अस्पताल जाती है तो मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ और फिर इसका बच्चा लेकर घर आ जाती हूँ। इस तरह वो नया दुनिया से अपने बच्चे को छुपा कर जाहिर कर रही है, और उसके यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है। और मैं हमारी ज़िंदगी में इस बेरहमी को पूरा कर रही हूँ, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती। ये कहकर भाभी ने अपने आंसू पोंछ लिए और भाई से कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे। आप भी पठान हैं, इसलिए मैं डर के मारे आपको ये बात नहीं बता पाई, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी ज़ात में ऐसी लड़कियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। भाई कुछ देर तो खामोश रहे, फिर कहने लगे कि वो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं जो ऐसी बातों पर लड़कियों के साथ बुरा सलूक करते हैं। तुम्हारी बहन ने अगर अपनी पसंद से निकाह किया है तो एक जायज़ अमल है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पठान है या नहीं। रही बात तुम्हारे चचा लोगों की, तो अगर वो इतने अच्छे होते तो तुम्हारी बहन को तनहा ना छोड़ते, बल्कि इसे अपने साथ अपने घर लेकर जाते। मैं तो तुमसे कहा था कि इसे यहाँ ले आओ, लेकिन तुम ही नहीं माने। अब अगर वो अपने शौहर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। उसके बच्चे उससे दूर ना करो। भाई की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने रिवायती पठानों जैसी बात नहीं की थी, बल्कि इस बात को खुश दिली से कबूल किया था कि भाभी की बहन ने किसी भाई बरादरी में शादी की थी। भाभी ने अरहम को अपनी बहन को वापस कर दिया, क्योंकि वो बहुत छोटा था और उसे माँ की ज़रूरत थी। लेकिन बड़े तीनों बच्चे भाभी को अपनी माँ मानते थे, इसीलिए उनकी बहन ने इन बच्चों को भाभी की गोद में ही रहने दिया। भाई और भाभी आज अपने 3 बच्चों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं कुछ दिन वहाँ और गुजारकर वापस लौट आई थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ इंसान खौफ की वजह से कैसे फैसले करने पर मजबूर हो जाता है। अगर भाभी को अपनी बहन की जिंदगी और खुशियों के छिन जाने का खौफ ना होता तो वो पहले ही भाई को वो सब कुछ बता चुकी होती। और फिर शायद इन्हें ये डर था कि भाई इनके 5 होने पर इन्हें जिंदगी से ही ना निकाल दे, क्योंकि भाई को वो 3 बच्चे बहुत अजीज हो चुके थे जो शाजिया के थे। इसलिए भाई ने भाभी को भी कबूल कर लिया और इन तीनों बच्चों को भी, और भाभी को कभी भी 5 होने का तारा ना दिया, बल्कि और ज़्यादा इज्जत से उन्हें अपने घर में अपने साथ रखा।